नमस्कार, मैं हूँ रूपल पटेल और आप देख रहे हैं फीफा फूज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो हैं रूपल मैम, रूपल पटेल जी, जिन्हें आपने बहुत बड़े-बड़े टीवी सीरियल्स में देखा और 2020 तो कह सकते हैं कि मैम के ही नाम था। तो मैडम बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैम बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, प्यार है। मैम हमने देखा कि 2020 में जहाँ पे पूरा लॉकडाउन था, बट कहीं न कहीं चारों तरफ सिर्फ एक शोर था, वो था रसोड़े में कौन है? हाँ, 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 आपको हाँ। क्या लगा कि क्या आपने कभी सोचा था कि वो जो मैंने एक डायलॉग बोला था, जिसको इस तरीके से बोला था, वो क्या इतना पॉपुलर हो जाएगा? बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगी बेटा, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस वक़्त मैंने ये डायलॉग सीरियल में कहा था, उस वक़्त इस तरह का एक विश्व की पहचान मिलेगी उसे। और मैंने जब सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, तो जब मुझे आईफ़ोन पे मैसेज आया और उसमें ये वीडियो आया मेरी ननद का, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई, शॉक्ड हो गई। मतलब मैं घबरा गई कि मैंने इस तरह से डायलॉग बोला ही नहीं है और ये कैसे हो गया। जब दोबारा-तिबारा मैंने देखा, तब मुझे ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें यशराज जी ने बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक ऐड ऑन करके उसको जो चीज़ एक अलग ही बना दी उन्होंने। तो कहीं न कहीं मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु गगनगिरी महाराज की कृपा है, यशराज जी का अच्छा म्यूज़िक है। सबसे बड़ी बात, दर्शकों ने इसे सराहा तो दर्शकों का प्यार है। तो 2020 एग्ज़ैक्टली। ही एक कठिन समय था, पर मेरे साथ ये एक बहुत अच्छी बात हुई, एक अचीवमेंट हुआ, दर्शकों ने प्यार दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, एंड में उसके तुरंत बाद हमने देखा कि साथिया साथ निभाना 2 का बिग अनाउंसमेंट हुआ था। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं न कहीं 2020 मेरे लिए बहुत शुभ रहा, क्योंकि लॉकडाउन में भी मैंने 2 शोज़ के शूटिंग साथ में किए। एक ये रिश्ते हैं एग्ज़ैक्टली। और साथिया साथ निभाना पार्ट 2 के साथ भी मैं जुड़ी, क्योंकि उसके साथ तो जुड़ना ही था। वो तो एक इतना प्यारा शो है, ऐतिहासिक शो है। और रश्मि मैम, पवन सर, स्टार प्लस, इन सब के साथ तो इतने सालों तक जुड़ी हुई, तो और दर्शकों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे उसमें आना ही था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2020 में मुझे काफ़ी कुछ सराहना मिली और एडिशन हुआ। जो मेरे अचीवमेंट्स है उसमें एडिशन हुए। तो ये गुरु गगनगिरी महाराज की कृपा है, आप सभी बच्चों का प्यार है। जी, रूपल मैम आपने मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ऑरा है पर्सनैलिटी में, टच वुड। कभी आपने सोचा है कि मैं कभी कोई ऐसा रियलिटी शो करूँ जहाँ पे पर्सनैलिटी का शो, जैसे कि बिग बॉस? मैं बिग बॉस को बहुत पसंद करती हूँ, उस शो के फॉर्मेट को। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा देखूँ। मैं बस इस बार मैं थोड़ा नहीं कैच अप कर पाई हूँ, तो क्योंकि थोड़े बहुत मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, तो मैं उस वक़्त हाज़िर नहीं रहती हूँ जब टेलीकास्ट होता है। पर ये मेरा पसंदीदा शो है और मैं इसे बहुत एक हिम्मत वाला शो मा क्योंकि हम कलाकार हैं, या जो अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ आते हैं, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो अपने-अपने फ़ील्ड में महारथी हैं और उनके काम से उनको जाना जाता है। जब बिग बॉस हाउस में वो आते हैं, तो वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, उनके संस्कारों से, उनके आदतों से, उनके रहन-सहन से वो दर्शकों से रूबरू होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत वाला काम है, क्योंकि आपका एक ऑरा है, जैसा कि आपने कहा, और आपकी एक पहचान है दर्शकों के सम्मुख। और जब आप रियल में उनके सम्मुख वास्तविकता में आते हैं, तो आप उसमें कितना मैचअप होते हैं इस किरदार और एक जो आपका अपना एक असली स्वभाव है, जी, संस्कार है। बहुत हिम्मत वाली बात है। और जो भी इस शो में जाते हैं, उनको मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। जी। कभी रूपल जी को हम देखेंगे वहाँ पे? मैंने अभी तक तो नहीं सोचा है, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत नहीं आई है अभी तक कि मैं दर्शकों से रूबरू करवाऊँ अपने आप को, क्योंकि थोड़ा मेरा स्वभाव है कि मैं अपने व्यवसाय को और अपने व्यक्तिगत जीवन को, आप बच्चों को तो पता ही है, इतने सालों से मुझे जान जी। मैं रूबरू होती भी हूँ, तो मैं अपनी दोनों चीज़ों को अलग रखती हूँ। तो अभी तक तो सोचा नहीं है और वो हिम्मत जुटाने के प्रयास में हूँ, पर अभी तक जुटी नहीं है हिम्मत।
अरे वाह! वाह! मैम हम चाहेंगे कि आप ज़रूर आएँ कभी ना कभी बिग बॉस के घर में, क्योंकि आपकी जैसी स्ट्रॉन्ग महिलाओं को देखने में बिग बॉस में लिटरली मज़ा आता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। मैं सोचूँगी, इस विषय में सोचूँगी। जी। मैम ये क्या आपको लगता है कि एक जैसे कलाकार होते हैं, उनका एक एक पूरा जीवन शैल जो होता है, जीवन जो पूरी चीज़ें होती हैं, यात्रा होती है, उसमें एक बूम आता है और उस बूम के बाद पूरी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जी। 2020 क्या आपकी ज़िंदगी में वैसा बूम है या उससे पहले वो बूम आया है आपके पास? मैं एक बात कहूँगी बेटा कि मैं अपने जीवन में अचीवमेंट तब मानती हूँ, जब मैं कुछ नई बात सीखती हूँ या मेरे प्रोफ़ेशनल करियर में या मेरे लाइफ़ में कोई एक अच्छी घटना घटती है, तो मैं उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से उसको स्वीकार करती हूँ और मैं मानती हूँ कि ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों का प्यार है। लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं मेरे परिवार का प्यार है, उनकी प्रार्थना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाएँ घटती रहती है। मैं बॉम्बे आई हूँ और जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया था, जो कि पूरे एशिया में एकमात्र प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आप जानते होंगे, और वहाँ पे जी, दाखिला मैम। मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू इतने टफ होते हैं कि ज़्यादातर मतलब आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ पास 18 बच्चे सिलेक्ट होते हैं मैम, ऐसा होता है राइट? जी। ऑल ओवर एशिया में, और या ये कह लें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 18 बच्चों को, स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी कुछ एक कोटा होता है। तो समझ लीजिए 12 लगभग 12-13 बच्चे इंडिया से लिए जाते हैं। तो मैंने जब वो फर्स्ट टाइम दिया मेरा एनएसडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू वगैरह, तो मैं नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई ऐसी है कि आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में ही पढ़नी है, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे दोनों की स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं 7वें आसमान में थी कि मेरा दाखिला हो गया। तो कहीं न कहीं वो भी मेरे लिए एक बूम था। जब पास्ड आउट किया, तो एनएसडी फर्स्ट ईयर जनरल कोर्स होता है और सेकंड ईयर स्पेशलाइजेशन होता है। तो जी। मेरी इच्छा थी कि मुझे एक्टिंग लेना है। जब मुझे एक्टिंग मिला तो मैं बहुत खुश हो गई कि वो भी मेरे लिए एक बूम है। तो कहीं न कहीं जब पहला थिएटर किया या पहला शो किया या पहला डेली सोप किया, या जब पहली बार स्टार के साथ काम किया, या जब पहली बार पहले दर्शक ने मुझे जब पहचाना, तो मेरे लिए वो एक बहुत खुशी की बात थी। या जब आप जैसे यंगस्टर बच्चे आते हैं और मुझे अजीबो-गरीब सवाल पूछते हैं और एक नई बातें करते हैं, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है और मैं खुश हो जाती हूँ और समझती हूँ कि ये मैंने अचीव किया। तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर अवार्ड मिल गया, या अभी मुझे जैसे वो कुछ समय पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। हाँ, मैं हाँ जी। हूँ मेरे गुरु का, दर्शकों का। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, सोचती हूँ कि बूम है मेरे लिए। ओह वाओ! वाओ! मैम बात करते हैं अब गोपी बहू की, जी, देवलीना भट्टाचार्य जी की। जी। देवलीना जी ने कल के दिन घर के अंदर एक एक बहुत ही अलग किस्म का रूप दिखाया। हमने जो सहमी-सी सबका ख़्याल रखने वाली जो देवलीना जो रहती थी, वो बिल्कुल अलग ही देखा। आपका क्या रिएक्शन है वो चीज़ पर्टिकुलर देखकर? क्या आपने कभी सेट पर देवलीना को इतना ज़्यादा हाइपर या इतना चीज़ों को तोड़ने वाला टाइप्स का रूप देखा है उनका? जहाँ तक मैं देवलीना को जानती हूँ, प्रोफ़ेशनली जानती हूँ, वी शेयर वंडरफुल प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हमारी प्रोफ़ेशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि हमने इतना लंबा किया है, एक सास-बहू, समझ लीजिए माँ-बेटी के रूप में साथ में किया, लंबा काम किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम इमोशनली भी जुड़ते हैं। जितना मैं देवोलीना को जानती हूँ, वो बहुत सेंसिटिव लड़की है और उन्होंने शी इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। वो बहुत छोटी थी और उन्होंने अपने पापा को खो दिया, उनके पापा का देहांत हुआ, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद उनके एक छोटे भाई भी थे, वो भी बहुत अर्ली एज में उनका देहांत हुआ। और फिर मम्मी थी जो हाउसवाइफ थी इतने सालों में, तो फिर उनको वो काम करने के लिए उनके पापा की जगह पे ओएनजीसी में उन्होंने जॉब लिया। और देबुलिना के छोटे भाई हैं, तो देबुलिना खुद थी। फिर वो दिल्ली आई, उन्होंने पढ़ाई
कि डांस सीखा, उन्होंने वो फैशन डिज़ाइनिंग नहीं फैशन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। इस तरह से उन्होंने बहुत अपने आप को बहुत उन्होंने तराशा है और एक लेवल पर पहुँची है और आज गोपी बहू के नाम पर उन्होंने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त कमाई है, बहुत बड़ा नाम कमाया और एक प्रतिष्ठित नाम है कलाकारों की टीवी इंडस्ट्री में उनका एक प्रतिष्ठित नाम है। और मैंने उनको इस तरह से कभी देखा नहीं है कि वो नाराज़गी उनकी हो क्योंकि वो बेबाक है। उनको जो गलत लगता है वो स्पष्ट रूप से कहती हैं और अपनी बात रखती है हमेशा, चाहे वो प्रोडक्शन हो या को-आर्टिस्ट हो या उनको किसी डायलॉग से या डायरेक्टर से कभी कोई ऐसी बात हुई तो वो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखती थी। और वो मैंने अभी इन दिनों ये बिग बॉस देखा नहीं है पर जो मुझे फीडबैक मिला है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर वो भयानक रूप से हर्ट हुई होंगी कि उन्होंने एक सेंसिटिव पर्सन के रूप में इस तरह से एक अलग रूप दिखाया है क्योंकि जब इंसान को बहुत हर्ट हो जाता है तो वो तो या तो शेल में चला जाता है या बिल्कुल 360 डिग्री टर्न लेकर वो नाराजगी अपनी व्यक्त करता है। तो जरूर उनको कुछ ना कुछ हर्ट हुआ होगा, कोई ऐसी बात क्योंकि वो अपने फैमिली को लेके या अपने डॉगी को लेके या जो जिनसे वो बहुत क्लोज जुड़ी हैं उनको लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव है और बहुत प्यार करती है क्योंकि मैं सेट पे भी देखती थी वो हमेशा मम्मी को कॉल करेगी, मम्मी आपने दवाई ली कि नहीं, मम्मी वो हेल्पर आई है उससे खाना से बनाया कि नहीं, या हेल्पर को बोलेगी कि मम्मी के लिए बनाओ, भाई के लिए। तो शी इज वेरी केयरिंग फॉर हर फैमिली। और हमने पिछले दिनों भी मैंने देखा है कि उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त का देहांत हुआ और अनफॉर्चुनेटली और उनके लिए भी उन्होंने बहुत बेबाक होकर कहा कि काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो वो हमेशा अपने लोगों के लिए स्टैंड लेती है। तो जाहिर सी कोई ऐसी बात से वो निश्चित ही बहुत ज्यादा हर्ट हुई है कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगी कि बेटा आप अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती हूँ। कहीं कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ, उनका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ, तो हम कहते हैं ना एक्शन रिएक्शन दोनों जिम्मेदार होते हैं। और जी। ये एक मोमेंटरी होता है। अगर कोई इस तरीके से बिहेव करता है तो ये मानना जरूरी नहीं कि वो गलत है, वो बुरी है या वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर 24 घंटे उन लोग एक साथ अलग-अलग फील्ड के प्रतिष्ठित नामचीन और बहुत ही सेलिब्रिटी रह रही है अंदर। सबके स्वभाव अलग है, टेकिंग अलग है, लाइकिंग अलग है, उनका रिएक्शन करने का तरीका अलग है। तो हम कैसे बाहर बैठ के जज कर सकते हैं? पर मैं बिल्कुल जितना देवोलीना को जानती हुए कहूँगी कि वो बहुत दुखी हुई है, हर्ट हुई है, इसीलिए ऐसे बिहेव किया है। अदरवाइज़ नाइस हार्टेड पर्सन। जी। मैम रिसेंटली एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देवलीना और राखी सावंत ने मिलकर बर्तनों को धोना था। उन्होंने बर्तन धोए और वो भी बाथरूम में ले जाकर धोए हैं। बिग बॉस के किचन को छोड़ के उन्होंने बाथरूम में ले जाकर बर्तन धोए, जिस पे मैंने उनकी माताजी देवलीना की जो मम्मी है उनसे भी रिएक्शन पूछा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फुटेज के लिए इस तरीके से करना क्या ये लाज़मी है? घरवालों की हेल्थ, हाइजीन फैक्टर ये भी तो मैटर करता है कहीं न कहीं? मुझे लगता है कि ज़रूर सबसे पहली बात फुटेज की अगर बात करें, देवोलीना के कंसर्न में अगर हम बात करें, तो मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि उनके जैसी प्रतिष्ठित कलाकारा को फुटेज की क्या ज़रूरत है? वो ऑलरेडी इतनी नो, नो, फेमस नो है। टास्क में फुटेज अर्न करना था मैम, तो उसके मैं लिए। वही जी। कहना चाह रही हूँ कि जो ऑलरेडी इतनी प्रतिष्ठित है, जिनको जिनकी जो एक मतलब आप तो मीडिया वाले आप जानते हैं कि प्रतिष्ठित कला थोड़ी कोई भी चीज़ असामान्य करते हैं तो उन्हें अटेंशन मिल जाती है, तो उन्हें अटेंशन ज़रूरत नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि उन्होंने ये टास्क में उन्होंने वो बर्तन बाथरूम में धोए होंगे। आई एम श्योर कोई रीज़न होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हो सकता है कि वो किचन टाइड अप हो सकता है सिंक ऑलरेडी भरा हुआ हो या हो सकता है सिंक के पास कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, वो टास्क उसी टाइम लिमिट में खत्म करना है। So there might be so many reasons because of that she must have done that. ओके, ओके। मैम साथिया साथ निभाना की ही एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बोला कि घर के अंदर जो रुबीना दिलैक है, जो कि शक्ति जैसे सीरियल में मेन लीड कर चुकी हैं, वो चिढ़ती हैं देवलीना की प्रतिष्ठा से, उनके सम्मान से और जितना उनका नाम है उस चीज़ से।
और हुँ। इसी वजह से दोनों देवलीना और रुबीना दोनों में झगड़ा होते रहते हैं। आप भी क्या कुछ ऐसा फ़ील करती हैं? कभी आपको लगा कि रुबीना के नेचर वाइज़ या कभी कोई फुटेज में आपने देखा हो, मतलब जो हमें छोटी-छोटी क्लिप्स जो सोशल मीडिया में आती हैं, या तो उससे कहीं पता चला आपको कि ऐसा है क्या रुबीना के अंदर? बिल्कुल नहीं लगता है। मैं खुद टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद एक फीमेल एक्ट्रेस हूँ और रुबीना जी की भी अगर बात करें, तो वो बहुत यशस्वी कलाकार हैं। उन्होंने बहुत लंबा काम किया है और दर्शकों के दिल में एक मज़बूत जगह बनाई है उन्होंने और वो भी प्रतिष्ठित है। तो मुझे देखिए, आप एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि या तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स तब होते हैं जब और से कम है, तो भी हो सकता है या आप समझते हो कि हम किसी से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं रुबीना या देवोलीना की बात करूँ तो दोनों ही मैच्योर एक्ट्रेस है। दोनों ने ही लंबा डेली सोप किया है, दोनों ने ही दर्शकों के साथ इंटरैक्शन किया है, दोनों ही अपने परिवार के साथ किया है, दोनों ही मैच्योर है। तो मुझे नहीं लगता इनके बीच ऐसी कोई जेलसी या ऐसी कोई सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात होगी। मैं बार-बार ये कहूँगी कि अलग-अलग फ़ील्ड से अलग-अलग मान लीजिए दोनों तो टीवी इंडस्ट्री से है पर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, चॉइस, पसंद, नापसंद अलग होने से डिफरेंस ऑफ हो सकता है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि डिफरेंस क्या आपके माता-पिता के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है? तो जी। आपके माता-पिता के साथ होता है, तो क्या आपके माता-पिता ये कहेंगे कि अरे मेरा बेटा मुझसे राज मुझसे जेलस है? या आप कहेंगे मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझसे जेलस है? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम परिवार के सदस्य हैं। जब बर्तन एक साथ होते हैं तो टिम-टाम होता रहता है। वो आपस का एक घर्षण है, आपस के एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि रुबीना जी को रिस्पेक्ट ये या देबोलीना उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं तो शर्त लगाती हूँ कि अगर दोनों में से किसी एक को थोड़ी भगवान ना करे अगर तकलीफ भी आ जाए तो दोनों एक साथ हो जाएँगे। क्योंकि इंसान वाह! का स्वभाव साथ में रहते भी हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो साथ में डट कर सामना भी करते हैं। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। क्या लगता है मैम, इस साल का बिग बॉस कौन जीत सकता है? आपकी नज़र में क्या लग रहा है? मैं तो सभी कंटेस्टेंट को शुभकामनाएँ देती हूँ और बधाइयाँ देती हूँ उनकी हिम्मत के लिए कि वो इतने हिम्मत से डटकर सारे टास्क करते हैं, एक साथ रहते हैं और मैं सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ और ईश्वर से, मेरे गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ, जो डिज़र्विंग है वो जीते और दूसरी बात ऑफ़ कोर्स मैंने देवोलीना के साथ इतना लंबा काम किया है, तो मैं चाहूँगी कि वो जीते। ओह वाओ! हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलते-चलते एक लास्ट आपसे क्वेश्चन क्या, इनफैक्ट दर्शकों से आप एक जो अपने दिल की बात है, जो मैसेज है वो प्लीज़ दे दीजिए, और प्लस देवलीना के फैन से भी जो बात करना चाहते हैं आप ज़रूर कहिए मैम। देवोलीना के सारे फैन्स का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि देवोलीना की अचीवमेंट्स में या उनको जब तकलीफ होती है या उनको जब परेशानी होती है, तो हमेशा उनके रहते हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से देवोलीना के सभी फैन्स का नतमस्तक धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में देवोलीना को रखें ना कि हर परिस्थिति में उनका साथ दे और मेरे सभी दर्शकों से यही आग्रह है कि अ, हमेशा सच का साथ दे, जो दिल में है वही दिमाग में होना चाहिए और वही ज़बान पर होना चाहिए। क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और आपको मेरे आशीर्वाद और आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा, इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सके इस विषय में। सो थैंक यू सो टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।